नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम बरसात के मौसम में देख रहे थे कि नैऋत्य की दिशा में से आने वाली मानसूनी हवाएं कि भारत का जो द्वीपकल्पीय आकार है उसके कारण दो भागों में बंट जाती है। उसमें एक भाग की हवाएं जो अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं हमने देखी। अभी हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। तो बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवा की जो दूसरी शाखा है वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, क्योंकि वो तुरंत पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है और वहाँ से वो आगे बढ़कर मेघालय तक पहुँचती है। यहाँ पर हम नक्शे में देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी ये रही और यहाँ से जो मानसूनी हवा है तुरंत ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर प्रवेश करती है और यहाँ पश्चिम बंगाल में से आगे बाद में यहाँ मेघालय में आती है। अभी इन हवाएं भी पानी पर से आती है, इसीलिए नमी की मात्रा अधिक होती है और इन हवाओं के कारण मेघालय में खूब अच्छी बारिश होती है। जो हमने आगे भी देखा कि विश्व की सबसे अधिक बारिश मेघालय के चेरापूंजी में होती है। अभी यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है तो खासी, गारो, खासी और जेतिया की पहाड़ियाँ के ढाल पर अत्यधिक बरसात होती है और पश्चिम की ओर मुड़कर हवाएं दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व दिशा की बन जाती हैं। तो पश्चिम की ओर ये मुड़ जाती है और दिशा बदलकर वो दक्षिण पूर्व की दिशा बन जाती है और इसीलिए वो ये हवाएं जो है वो क्रमशः पश्चिम बंगाल में, बिहार, उत्तर प्रदेश में होती हुई वो हरियाणा और पंजाब तक उत्तर में पहुंचती है और इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। तो इन कारण इन हवाओं के जो मार्ग में शुरुआत में जो प्रदेश आते हैं वहाँ अधिक बारिश होती है और बाद में जो प्रदेश आते हैं वहाँ क्रमशः बरसात कम होती जाती है। तो आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं मिल जाती हैं और इस कारण उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी बरसात होती है और कभी कभी वहाँ हिमवर्षा के रूप में भी बरसात होती है। तो मानसूनी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं वो भारत में प्रवेश भी करते हैं बारिश के मौसम में और उस समय भारत के इन प्रदेशों में जहाँ चक्रवात पहुँचते हैं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर में से जो मानसूनी हवाओं के साथ ये चक्रवात उत्पन्न होता है और वर्षा ऋतु में अधिक सक्रिय होता है और वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते हैं और चक्रवात लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़ते हैं। ये चक्रवात बरसात भी लाते हैं। भारत में जो मानसूनी हवाओं के कारण बरसात होती है, परंतु ये हवाएं 12 महीने एक समान लगातार एक ही दिशा में से नहीं चलती है। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है। मानसूनी हवाओं के साथ क्रमभंग होने की घटनाएं जुड़ी हुई है। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है और उस समय वर्षा न होने से ऐसे दिन भी आते कि फिर से बरसात के दिन आते हैं, यानी क्रमभंग होना यानी सतत बारिश नहीं होती है, बीच में जो ब्रेक लगता है और इस घटना को बरसात का क्रमभंग कहते हैं कि मानसूनी वर्षा कुछ दिनों के तक एक साथ पड़ती है और उस समय वर्षा न हो ऐसे भी दिन आते हैं और फिर से बरसात के दिन आते हैं, मतलब बीच में रुक जाना फिर बारिश होना और ये घटना को बरसात का क्रमभंग कहते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक रचना में वैविध्य है, इन सभी बातों का प्रभाव वर्षा के वितरण पर पड़ता है कि हमारे जो भूपृष्ठ की विविधता है इसीलिए बरसात का वितरण यानी कई जगह पर ज़्यादा बारिश होती है, कई जगह पर कम बारिश होती है और इन सभी परिबलों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा तथा वितरण असमान है। मेघालय और असम में अत्यंत बारिश होती है, बारिश के मौसम में ज़्यादातर बाढ़ भी आती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश और कश्मीर के लेह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, नहीवत होती है। अभी हम चौथी जो ऋतु है निर्वर्तन ऋतु, लौटती मानसूनी हवाओं के ऋतु और उसका समय है अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर की समयावधि में लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणें के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है।
सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण की ओर खिंच सकती है। बाद में अक्टूबर नवंबर महीना गर्मी की मौसम जाती है, बारिश की मौसम जाती है, और अक्टूबर नवंबर ये भी जस्ट महीना गया, तभी जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर खिंच सकती है। उसके कारण अभी दक्षिण में हिंद महासागर पर सूरज की किरणें आती है तो वो गर्मी होती है, तो उसके कारण हवा का कम दबाव बनता है, और उत्तर भारत में धीरे धीरे हवा का भारी दबाव बनता है। तो इस कारण सितंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के निर्माण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान भारत के भूमि भागों के अंदर तक पहुंच चुकी मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, और बाद की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वे हवाएं अक्टूबर नवंबर में भारत के भूमि भागों पर से जो समुद्रों पर हल्का दाब होता है वहाँ पर बहती हैं। तो इस कारण इस समयावधि में लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में उसको जाना जाता है, क्योंकि वो जो हवाएं वो फिर से वापस समुद्र की ओर आती है, इसीलिए उसको लौटती हुई मानसूनी हवाएं की ऋतु कहते हैं। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान ही लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। जमीन नमी वाली होती है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात में खुशनुमा ठंड रहती है, और उच्च तापमान और नमी की परिस्थिति के कारण दिन और मौसम जो है वे व्याकुल कर देने वाले होते हैं। तो ये जो अक्टूबर नवंबर महीना होता है उसका उस समय का दिन देखें तो आकाश स्वच्छ होता है, तापमान में थोड़ी गर्मी होती है, और ज़मीन नमी वाली होती है, और दिन का तापमान ऊंचा रहता है, और रात में अब जो जलवायु खुशनुमा होती है, यानी ठंडी गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। उच्च तापमान और नमी की परिस्थिति के कारण दिन का जो मौसम है दिन में गर्मी ज़्यादा अधिक होती है तो वह व्याकुल कर देता है, इसीलिए उसको अक्टूबर हीट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है अक्टूबर में। और उत्तर भारत में ये स्थिति को कुवार का ताप तथा गुजरात में भादों का ताप से जाने जाते हैं। जैसे श्राद्ध लगता है तो उस समय ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसका कारण है कि दिन में ज़्यादा गर्मी लगती है, रात की आबोहवा खुशनुमा होती है, ठंडी होती है, तो उसको उत्तर भारत के राज्यों में कुवार कहते, क्वार कहते, और गुजरात में भादों का ताप कहते हैं। तो यहाँ पर चारों ऋतुओं के बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे ये जो जलवायु है, जलवायु मीन्स मौसम, ऋतु है, उसकी मानव जीवन पर क्या असर होती है, मानव जीवन में किस तरह परिवर्तन आता है। तो भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है, और इन मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है अनियमितता तथा अनिश्चितता मानी जाती है, जिसका गहरा प्रभाव जो है वो भारत की जलवायु तथा यहाँ के निवासियों के खान पान। तो हम देखें कि हमारी जलवायु जो है वो मौसमी है, कि मौसम के अनुसार बदलती है, और उसकी मुख्य लक्षणता ये हवा की हमारी है कि अनियमितता और अनिश्चितता, कि जितने समय कई बार हम देखो कि ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कई बार गर्मी का महीना लग जाए फिर भी ठंडी पड़ती है, कई बार गर्मी के मौसम में बारिश होती है, तो वो अनियमितता और अनिश्चितता है, और जिसका असर मानव जीवन पर होता है। अभी जहाँ पर जलवायु जैसी है वहाँ के निवास करने वाले लोगों का खान पान, यानी ऋतु के अनुसार हम अपना आहार लेते हैं। अभी देखो सर्दी की मौसम चल रही है तो हमारा खाना भी देखो तला हुआ चटाकेदार है, और दूसरा एनर्जी देने वाला खाना हमें, जैसे कि सर्दी के मौसम में अदरक पाक है, सालन पाक है, वैसे हम पाक भी खाते हैं। गर्मी के मौसम आए तो हम हल्का खाना खाते हैं, तो हमारा खाना गर्मी के मौसम में ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो खाना पीना बदल जाता है। आवास निवास मकान भी जो जगह है वहाँ पर ज़्यादा जो रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है या ठंडी ज़्यादा रहती है तो उसके अनुसार मकान भी बनाए जाते हैं। तो उसमें भी जैसे कि बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ के मकान ज़्यादा ढलान वाले होते हैं, ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ लकड़ी के मकान रहते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी कम लगे। और उसका असर जो है वो स्वभाव और कृषि प्रवृत्ति पर पड़ता है। अभी आपको लगेगा कि ऋतुओं का असर हमारी प्रकृति स्वभाव पर कैसे पड़ेगा।
मानो कि गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है कि हमें व्याकुल कर दे रही, तो उसकी सीधी असर हमारे स्वभाव पर पड़ती है कि हमें गुस्सा आएगा, उसका गुस्सा हम दूसरों पर, हमें कोई काम किया, गर्मी लगी, बाहर से आए, गर्मी लगी, तो उसका गुस्सा हम दूसरों पर निकाल देते हैं, तो उसकी असर डायरेक्ट स्वभाव भी पड़ती है। जैसे कि सर्दी की मौसम स्फूर्तिदायक होती है, उससे है ना फ्रेश रहते हैं, तो स्वभाव अच्छा रहता है। और कृषि प्रवृत्ति पर भी, क्योंकि जो फसल है वो भी मौसम के अनुसार ही बोई जाती है, तो कृषि प्रवृत्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और उसमें भी विशेष रूप से भारत खेती प्रधान देश है, उसके अलावा मानसूनी हवाओं के संपूर्ण अंकुश में है, तो इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितताओं का प्रभाव भारत की खेती और लोक जीवन पर दिखाई देता है। क्योंकि खेती भी मानो कि सर्दी के मौसम है तो अभी गेहूँ है, राई है, वो फसल होती है। बारिश के मौसम है तो उसमें बाजरा है, ज्वार है, कई दलहन, उड़द, मूंग, मठ, वो बारिश के मौसम में होते हैं, तो खेती प्रवृत्ति पर भी ये ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो अभी हम देखेंगे। वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जलवायु का मानव जीवन पर प्रभावों का वर्णन कीजिए या बताइए, तो ये चीज़ बतानी हम कि भारत में हम देखें कि वर्ष में कई समय के दरमियान तापमान ऊंचा रहने से खेती के विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में जो फसल है, कौन सी फसल उगाई जाती है, तो जैसे कि गर्मी में तो ज़्यादा कम फसल रहती है, जैसे कि मूंग रहता है, 2 बार होता है मूंग की फसल, बारिश में भी होता है और गर्मी में भी होता है। और बाजरा भी लिया जाता है गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में बहुत कम फसल होती है। परंतु बरसात की अनिश्चितता के उत्पादन और अनिश्चित बना दिया है कि जो उत्पादन, बारिश कई बार अच्छी हो तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है, बारिश कम हो तो उत्पादन कम होता है। और जून से सितंबर तक अधिक का जो बारिश है वो हो जाती है। और सिंचाई की सुविधा से कई हमारे देश के कई भाग ऐसे कि जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ऐसे भागों पर केवल बरसात पर आधारित ही फसल होती है। और वर्षा ऋतु का आरंभ तथा अंत अनिश्चित होता है, क्योंकि कई बार जल्दी बारिश जुलाई के अंत में होती है, तो कई बार अगस्त में शुरुआत होती है, और कई बार ज़्यादा समय तक बारिश चलती है, कई बार बहुत कम समय ही बारिश आती है। तो ये हमारी जो बरसात है वो अनियमित और अनिश्चित है, और उस कारण खेती पर कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता है, इसके कारण खेती कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आने की कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उसके कारण भी फसल जो हो उगाई वो भी खराब हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। और नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके जमीन का कटाव भी होता है, तो आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आती है। वैसे वर्षा ऋतु पूरी हो जाने के बाद जो कृषि मजदूर है उनके लिए आजीविका की समस्या खड़ी होती है, क्योंकि खेती की जो भी फसल है उसके लिए एक ही ऋतु की जो फसल है तो उसके लिए 3-4 महीने में वो तैयार हो जाती है। बाद के समय में जो किसान है वो बेकार हो जाते हैं, और खेती का काम 12 महीना नहीं चलते, तो उसके कारण जो कृषि मजदूर है वो शहरों की ओर स्थलांतर करते हैं। हम सब में भी देखते कि हम सब भी गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन खेती की बारिश की अनिश्चितता, अनियमितता और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ही लोग शहरों में ही आते हैं। अभी कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कि कपास आधारित उद्योग है, कपड़ा उद्योग, गन्ना आधारित उद्योग है कि गुड़ और शक्कर बनाने का, और तंबाकू तो बीड़ी सिगारेट का उद्योग है। तो आदि में वर्षा की अनियमितता से कच्चा माल नहीं मिलता है, तो उन उद्योगों में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो अनियमित वर्षा के कारण पीने के पानी की भी समस्या खड़ी होती है। जो रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाका है वहाँ का जीवन भी परेशानियों से भरा हुआ होता है। तो इस तरह जलवायु का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर होता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के भोजन, जो आगे मैंने आपको बताया, उनके कपड़े की ऋतुओं के अनुसार हमारे अभी सर्दी के मौसम आ गए तो हमने स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, रजाई वो सब निकाल दिया। तो गर्मी के मौसम आएगी तो हम कॉटन के सूती कपड़े पहनेंगे और ढीले हल्के कपड़े पहनेंगे। और व्यवसाय ऋतु के अनुसार व्यवसाय भी बदलता है, आवास भी बदलता है। व्यवसाय भी
आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में तो कोल्ड ड्रिंक्स वालों का धंधा ज़्यादा चलता है, ठंडी के मौसम में तो ये जो तिब्बत के लोग आते कपड़े में स्वेटर स्कार्फ बेचने, उनका धंधा चलता है। तो इस तरह ये जलवायु की मानव जीवन पर सीधी असर होती है। अब इतना जानिए वो हम देखेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग का कार्यालय जो दिल्ली में है, उसके मौसम के बारे में समाचार रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र वेबसाइट द्वारा देते हैं। और उसकी स्थापना इसी सन 1875 में कोलकाता में की गई थी। और उसका जो मुख्यालय है वो इसी सन 1905 में पुणे में, और अब नई दिल्ली में, पहले पुणे में था, अभी नई दिल्ली में है। उसके अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय यानी राज्यों में कई शहरों में, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर, और प्रत्येक राज्य की राजधानी में भी है। और भारतीय मौसम विभाग जो जानकारी देता है वो भारत से लेकर एंटार्कटिका तक निरीक्षण केंद्र उसके लिए स्थापित किए गए, जिनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। जो देखो चक्रवात आने वाला है, प्रति किलोमीटर कितनी स्पीड में आ रहा है, कब कहाँ कौन से शहर में आएगा, वो सारी भविष्यवाणी पहले से, बाद में बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। तो ये मौसम विभाग ही करता है। ओके, थैंक यू। स्वाध्याय आप लोग कॉपी में लिख लेना।